बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सुंदरपुर में रवि अपनी पत्नी सुमन, बूढ़ी माँ और 9 साल की बेटी निशा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, जिससे परिवार की सारी जिम्मेदारी रवि की कंधों पर आ गई थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें खेती करके वह अपने परिवार का मुश्किल से गुजारा चला रहा था। एक सुबह रवि की मां अचानक से बहुत बीमार हो जाती है। रवि के पास इलाज के लिए इतने पैसे तो थे नहीं, तो उसको अपनी जमीन मजबूरन बेचनी पड़ती है। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, उसकी मां का भी देहांत हो जाता है और जो थोड़ी बहुत जमीन थी, उसके बिक जाने से रवि की स्थिति पहले से भी दयनीय हो गई थी। उनका जीवन बुरी तरह कठिनाइयों से भर जाता है, इसलिए वे दोनों मेहनत मजदूर करके किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। रवि जमींदार सूरजमल की खेतों में दिन भर मेहनत करता, वहीं सुमन सेठ तेजपाल के घर में साफ सफाई का काम करती थी। अज्जी, सर्दी बहुत नजदीक आ चुकी है और हमारे पास सर्दियों में ओढ़ने, पहनने और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो, हमें कुछ करना होगा। आखिरकार सर्दियां आ चुकी थी। यूं तो हमेशा ठंडी के समय -1 तापमान रहता था, लेकिन इस साल ठंडी के कारण लोग डरे हुए थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। इस वजह से सुंदरपुर के लोग काफी डरे हुए थे। ए भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। देख रही हो सुमन, इस साल कितनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंडी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंडी के मारे सुने पड़ने लगते हैं। इतनी ज्यादा ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा। ना जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है सुमन, में अब जाता हूँ, नहीं तो जमींदार गुस्सा करेगा। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिएगा, ठंड बहुत है बाहर। ठीक है बेटी, तेरे पापा तो काम पे निकल गए हैं, मैं भी निकलती हूँ, बाहर मत निकलना। और मैंने खाना बना के रख दिया है, टाइम से खा लेना। इतना कहकर सुमन वहां से काम के लिए निकल पड़ी। बाहर बहुत ज्यादा सर्दी थी। थोड़ी ही देर में सुमन सेठ तेजपाल के घर पहुंच जाती है। सेठ का स्वभाव बेहद कठोर था। वह आग के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर सुमन पर पड़ी और वह उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे सुमन, तुम काम पर इतनी देरी से क्यों आ रही हो? मेरे आदमियों को ही देख लो, सुबह 4 बजे काम पर आ जाते हैं। लगता है तुम काम की कीमत नहीं समझती हो। माफ कीजिए सेठ जी, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। अच्छा, बहाना बनाने तो तुम्हें बहुत आता है। जाओ, चुपचाप काम पर लग जाओ। अगर आज काम में कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। तुम्हारी जगह काम करने वाले बहुत बैठे हैं। सेठ की ये बातें सुनकर सुमन को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। ये उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप काम करने जा ही रही थी कि तभी सेठानी सुनीता उसके पास आती है और कहती है, अरे आप क्यों डांट रहे हो इस बेचारी को? दिखता नहीं बाहर कितनी ठंड है, फिर भी ये काम पर आई है। ये भी तो इंसान है, इस पर आपको जरा सी भी दया नहीं आई। अरे भाग्यवान, इन लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, नहीं तो ये कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। सुमन ने कुछ नहीं बोला और अपनी बच्ची के बारे में सोचते हुए चुपचाप काम पर लग गई। उधर रवि ठंड से कांपते हुए सूरजमल जमींदार के खेत पर मजदूरी कर रहा था। सूरजमल अपने खेतों का काम कराने के लिए रवि और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे ओ रवि, काम ठीक से कर ले, ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश मत कर। तुम लोग काम करते हो बाल भर और पैसे चाहिए ठाल भर। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं देने वाला। नहीं जमींदार जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हाथ पैर जम से रहे। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपका काम पूरा करके ही जाऊंगा। सुबह से काम करते करते रवि के हाथ पैर ठंड से अकड़ चुके थे और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्ची की बहुत फिक्र थी, इसलिए वह इतनी ठंड में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं?
इतनी सर्दी में भी काम करना पड़ता है, और अगर मैंने काम छोड़ा तो जमींदार मुझे काम से निकाल देगा। ओए रवि सुन, आज ये काम पूरा करके ही जाना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ तेरी नौकरी तो गई और 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तुझे। जी जमींदार जी, जैसा आप कहे मैं पूरा काम खत्म करके ही जाऊंगा। रवि चुपचाप फिर से काम पर लग जाता है। वह बेचारा कर भी क्या सकता था, मजबूरी उससे ये सब करवा रही थी। उधर गांव सुंदरपुर में जहां अक्सर भीड़भाड़ रहती थी, पूरा चौपाल सुना पड़ा था। रवि जमींदार के पास आता है और कहता है, लीजिए मालिक, मैंने सारा काम निपटा दिया है। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, वो मेरी बेटी के लिए सर्दी के कपड़े लेने थे। अरे अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ और तुमको पैसे चाहिए? कुछ दिन इंतजार करो, फिर मिलेंगे पैसे। बेचारा रवि उदास मन से सेठ सूरजमल के घर से निकल जाता है। घर जाते जाते उसे रात हो जाती है। अजी आ गए आप, इतनी देरी क्यों कर दिए आने में? अरे भाग्यवान, वो जमींदार जी ने रोक लिया था और मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे भी नहीं दिए। मैंने सोचा था निशा के लिए सर्दी के कपड़े लेता आता, लेकिन जमींदार जी ने पैसे नहीं दिए। अच्छा कोई बात नहीं, आप सर्दी में कैसे ठिठुर रहे हो, आओ हाथ सेक लो। फिर सुमन रवि को निशा की तबीयत के बारे में बताती है। रवि ने निशा के चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा सर्दी और खांसी से पूरा लाल हो गया है। इससे रवि चिंता में डूब गया। हे भगवान, ये सर्दी तो अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है, और आज घर में अलाव जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं है। जमींदार जी ने देर तक रोक लिया, इसलिए लकड़ियां लेकर आने का समय ही नहीं मिला। उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह लोग हमें इंसान तक नहीं समझते हैं। सुमन और रवि आपस में बतिया ही रहे थे कि तभी अचानक से निशा की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसके बहुत तेज बुखार हो जाता है। हे भगवान, ये मेरी बेटी को अचानक से क्या हो गया? भाग्यवान, इसको बहुत तेज बुखार हो गया। तुम बेटी का ख्याल रखना, मैं अभी वेद जी को लेकर आता हूँ। आजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप वैद्य जी को लेकर जल्दी आओ। उनके घर से थोड़ी लकड़ी भी ले आना। आधी रात का समय हो चुका था। बाहर सर्दी इतना कहर ढा रही थी कि पूछो ही मत। रवि बहुत डरा हुआ था और इस भयानक ठंडी रात में वह वेद जी को लेने निकल पड़ता है। उधर रवि घर से थोड़ी ही दूर निकला ही था कि रास्ते में बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। रवि चारों ओर चिंताओं से घिरा उस बारिश वाली रात में बिना रुके चलते ही जा रहा था। जैसे तैसे रवि वैद्य जी के घर पर पहुंचता है, पर उनकी बदकिस्मती तो देखो, उस रात वैद्य जी अपने घर पर नहीं थे। उधर सुमन इतनी जोर से चिल्लाती है, पर कि इसकी चीख उस भयानक काली रात की बरसात को चीरती हुई सीधी रवि के कानों में पड़ती है। यह चीख इतनी दर्द भरी थी कि हर सुनने वाले की रूह कांप जाती। इससे सुनकर रवि बहुत घबरा जाता है और वह अपने घर की तरफ दौड़ता है। यह जोर जोर से क्यों चीख रही थी? भगवान करे कोई अनहोनी न थी। बेचारा घबराया हुआ रवि दौड़ा दौड़ा घर पहुंचता है। घर के अंदर जाकर जो देखता है उसका कलेजा फट सा जाता है। अरे सुमन, ये क्या हुआ? और निशा की आंखें क्यों बंद हैं? निशा को क्या हुआ? बेचारी नन्ही सी जान निशा इस बेरहिम सर्दी के ठपेड़ों को नहीं सह पाए। उस बेचारी की क्या गलती थी जो इस भयानक ठंड ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। वे दोनों पति पत्नी उस बेरहम ठंड से हार चुके थे। उन दोनों की वो दर्द भरी चीख उस तेज बरसात को चीरती हुए पूरे सुंदरपुर गांव में गूंज रही थी। उस रात की ठंड बहुत भयानक थी जो अच्छे खासे की जान ले थी। वे दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के पास बैठे बैठे उसको खोने का शोक मना रही थीं। वे अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि क्यों भगवान ने उन्हें इतना गरीब बनाया जो अपनी बच्ची को ही ठंड से नहीं बचा सके। अगली सुबह गांव वाले रवि के घर आते हैं। रवि और सुमन को अपनी बेटी के साथ घर के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़े ठंड से जम चुके पाया। उनकी चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्होंने अपने बेटी के पास पहुंचकर सुकून पा लिया हो। सुंदरपुर गांव के लिए यह एक और त्रासदी थी। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। दोस्तों,
हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे गरीब और लाचार लोग हैं जो मौसम की मार से अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, तो ऐसे लोगों की जरूर से मदद करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।